हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क, यानी जो आपका सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसमें हम आज जानेंगे कि किस तरीके से आपको अपने प्रोजेक्ट वर्क में लिखना है, ठीक है। और हम सेकंड टॉपिक पे प्रोजेक्ट वर्क बनाए हैं, ठीक है। लॉर्ड मैकाले, वुड हंटर, आकालैंड एवं लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक विचारों की तुलनात्मक व्याख्या तैयार करना है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है और आप सभी को इस सब्जेक्ट का, आप चाहें तो इन चारों में से कोई भी बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्या कुछ आप सभी को लिखना है, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क। तो सबसे पहले उसमें हम मैकाले का विवरण पत्र लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो मैकाले का विवरण पत्र, यानी मैकाले ने अपने विवरण पत्र में सन 1883 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की निम्नलिखित प्रकार से व्याख्या की है, जिसमें आप फर्स्ट टॉपिक लिख सकते हो कि 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह इस धनराशि को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार से व्यय कर सकती है। और सेकेंड पॉइंट में कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य को सम्मिलित किया। थर्ड पॉइंट कहता है कि भारतीय विद्वान मुसलमान मौलवी एवं संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान भी हो सकते हैं। आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करने के बाद मैकाले ने प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य का प्रबल खंडन किया, ठीक है। हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था प्राच्य क्या होता है, पाश्चात्य क्या होता है, ठीक है, क्या, और अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों की शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का शक्तिशाली समर्थन किया है। इस प्रकार मैकाले ने भारतीय साहित्य को निरर्थक बताते हुए अंग्रेजी को अधिक समृद्ध बताया। जो आपका मैकाले था, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विवाद हुआ था, ये भी 2 विवाद हुआ था कि जो भी मतलब जिस तरीके से भी शिक्षा दी जा रही है वो अपनी संस्कृति में होना चाहिए, और जो एक और जो विवादित था वो कि अंग्रेजी में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका जो मत था कि भारतीय जो जितने भी लोग हैं उनका शरीर तो भारतीय होगा, लेकिन जो उनका मन होगा, सोचने की क्षमता होगा, वाद विवाद होगा, वो सारा इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो इसी पे विवाद हुआ था और जो मैकाले था वो भी इंग्लिश के ही पक्ष में था, ठीक है। तो उसके बाद इसके अतिरिक्त मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक वर्ग का ऐसा निर्माण करना चाहता था, देखिए फ्रेंड, जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो पर रुचियों और विचारों में, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेज होगा, ठीक है, अंग्रेज होंगे। तो ये इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में कि प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि मैकाले के सुझाव पर निर्मित शिक्षा नीति की निम्नांकित दोष उभर कर आए, ठीक है। इससे क्या हुआ, भारतीयों में फूट का बीजारोपण हुआ, भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की अवहेलना की गई, भारतीय धर्म की अवहेलना की गई, विदेशी सभ्यता को भारत पर थोपा गया, भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजी शासन को दृढ़ता प्रदान करे, ठीक। तो ये आप जितने भी पॉइंट्स लिख सकते हो, क्या इसके दोष आए थे। उसके बाद कि प्रशिक्षु ये भी स्पष्ट करे कि शिक्षा नीति के उपयुक्त दोष उभर कर आए, फिर भी उसकी शिक्षा नीति ने निम्नांकित अच्छे प्रभाव भी डाले, ठीक है। जो मैकाले का शिक्षा नीति था, इससे क्या प्रभाव हुआ, एक अच्छा प्रभाव, ठीक है। मेरिट होता है तो डीमेरिट भी होता है, तो मेरिट देख लेते हैं। इससे क्या हुआ कि भारत के लिए विस्तृत ज्ञान के द्वार खुलना, ठीक है, भारत की आधुनिक शिक्षा की संरचना का शिलान्यास रखना, भारत में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्च 1835 का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली नीतिगत घोषणा थी, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों को स्वागत करते हुए एक विज्ञप्ति द्वारा सरकार शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया। अब देखिए, जो आपका मार्च 1835 का आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार नीतिगत घोषणा की, और जो तत्कालीन जो उस समय जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने 7 मार्च 1835 को जितने भी मैकाले का विचार था उसको एक विज्ञप्ति के रूप में जारी किया और शिक्षा नीति को निम्नांकित शब्दों में घोषित किया।
शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि केवल और केवल अंग्रेजी को ही इसमें मान्यता दी गई थी। अब देखिए इसमें जो आपका प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था, ये अंत कैसे हुआ, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो क्योंकि उसी से संबंधित है। ठीक है, तो अंत किस प्रकार हुआ, तो चर्चा के उपरांत प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि विज्ञप्ति जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था उसने विज्ञप्ति जारी किया था और विज्ञप्ति ने सरकार की शिक्षा नीति को निश्चित दिशा में प्रदान कर दी, पर वह प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का अंत न कर सकी। बाद में क्या हुआ, लॉर्ड बेंटिंक जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि आपके टॉपिक में आकालैंड, ठीक है, लॉर्ड आकालैंड ने भारत के गवर्नर जनरल का पद संभाला और इसी ने ही लॉर्ड आकालैंड ने जो भी हिंदू और अंग्रेज़ के बीच में जो भी विवाद थे उसको मतलब इन्होंने समाप्त किया। आकालैंड ने निर्णय दिया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ धन और व्यय कर दिया जाए, यानी जो प्राच्य था वो संस्कृत को, अपनी संस्कृति को मानता था, तो प्राच्यवादी अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अंत में यही हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल आकालैंड ने अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों की प्रति वर्ष 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इस घोषणा ने प्राच्यवादियों को प्रसन्न कर दिया और फलस्वरूप लंबे समय से चले आ रहे विवाद का अंत हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है फ्रेंड्स। ये जितने भी आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जा रहे हैं ये आपके पूरे सिलेबस से ही दिए जा रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी प्राच्य और पाश्चात्य था, इस तरीके से अंत प्राच्य में अपने संस्कृति को कहते थे कि जो भी शिक्षा नीति आएगी हमारी उसमें संस्कृति भी सम्मिलित होनी चाहिए, और जो पाश्चात्यवादी थे वो कहते थे नहीं, इंग्लिश यानी अंग्रेजी के माध्यम से होनी चाहिए। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था इसको समाप्त नहीं कर पाया जो भी विवाद था, लेकिन इसके बाद जो लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल को संभाला और जो भी इसने ये निश्चय किया कि मैं मतलब इस विवाद को समाप्त करके रहूँगा, और उसने क्या किया कि कुछ धन यानी कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, यानी जो प्राच्यवादी थे उनको पैसे दे दिए जिससे वो जो आंदोलन कर रहे थे वो बंद कर दिए, और वो प्रति वर्ष 31,000 रुपये, है ना, जो प्राच्यवादी थे उनको प्रति वर्ष 31,000 की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। इससे जो प्राच्यवादी थे वो प्रसन्न हुए और अंत में इस विवाद का अंत हो गया। उसके बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में सन 1833 में 1853 की अवधि को पाश्चात्य शिक्षा की अवधि कहा जाता है। ठीक है, अब मैं पूरा पढ़ूंगी तो फिर टाइम लगेगा। सन 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के पुनर्वर्तन के तहत भारतीय शिक्षा की समस्याओं का समाधान किया जाना अनिवार्य था, और सर चार्ल्स वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे। उन्होंने 1854 को एक आदेश पत्र में भारतीय शिक्षा नीति का प्रकाश किया, अतः आदेश पत्र को उसी के नाम पर वुड का आदेश पत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, हम ये जो वुड का आदेश पत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट फाइल में बहुत ही अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इसके बारे में जानते हैं कि वुड के आदेश पत्र के क्या सुझाव थे, क्या सिफारिशें थी। ठीक है, तो जो वुड का घोषणा पत्र था ये 100 अनुच्छेदों का लंबा लेख पत्र है जिसमें भारतीय शिक्षा के सभी पत्रों पर विचार किया गया और उसके संबंध में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो वुड का घोषणा पत्र था वो क्या था। तो चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो वुड का घोषणा पत्र था वो क्या था। तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो कि जो यहाँ पे कि आदेश पत्र में यह स्वीकार किया गया कि भारत में शिक्षा प्रसार करने का उत्तरदायित्व कंपनी पर है। ठीक है, जो आपकी कंपनी आई थी, तो इसमें वुड का जो घोषणा पत्र था इसमें यही बोला गया था कि जो भी भारत में शिक्षा का प्रसार है, जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये किस पे है, तो कंपनी पर है। सेकेंड पॉइंट ये कि आदेश पत्र में भारतीयों की शिक्षा के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए। फर्स्ट कि भारतीयों में शिक्षा का प्रसार करके उनकी मानसिक और चारित्रिक उन्नत करना है, और सेकेंड कि भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान से अवगत करा के उनकी भौतिक समृद्धि कराना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि भारतीयों को राज पदों के लिए सुयोग्य व्यक्ति बनाना है, और भारतीयों को अपने देश में समृद्धशाली
बनाने में सहायता देना है। तो आप देख सकते हो जो वुड का घोषणा पत्र था वो बहुत ही मतलब भारतीयों के लिए अच्छा था। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आदेश पत्र में अंग्रेजी और देसी भाषाओं दोनों को ही शिक्षा का माध्यम निश्चित किया गया। और फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि आदेश पत्र में भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान के लिए मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आज्ञा दी गई। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आदेश पत्र में ये निर्णय लिया गया कि संपूर्ण भारत में क्रमबद्ध शिक्षा संस्थानों योजना को क्रियान्वित किया जाए। ठीक है, तो आप इतने ही पॉइंट्स लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी आप ये चित्र भी बना सकते हो, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस तरीके से बना सकते हो। जो वुड का घोषणा पत्र था उसने यही बोला था कि इस तरीके से शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप होना चाहिए, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय। ठीक है, और इसमें आपका इंग्लिश और देसी भाषाओं दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, और 6 पॉइंट पे कहता है कि आदेश पत्र में जन साधारण की शिक्षा की सिफारिश की गई। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट पे कि आदेश पत्र में भवन निर्माण, छात्रवृत्तियों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, अध्यापकों के वेतन आदि के लिए भी सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो आप देख सकते हो कि जो वुड का घोषणा पत्र था इसमें ये आदेश दिया गया कि जो भी गरीब छात्र हैं उनको पुस्तक दिया जाए, छात्रवृत्ति दी जाए। ठीक है, आदेश पत्र में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। ठीक है, अब व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए आदेश पत्र में कहा गया कि भारत में ऐसे स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की जाए जिनमें छात्रों को विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा की सुविधा मिल सके। 10 पॉइंट पे कहता है कि स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के आदेश पत्र में सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आदेश पत्र में ये भी सिफारिश किया गया कि प्राच्य साहित्य और देसी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए और इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो। और 12 पॉइंट पे कहता है कि आदेश पत्र ने इस बात पर बल दिया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियां दी जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वुड का घोषणा पत्र था। आप देख सकते हो इसके लिए समिति बनाई गई थी। सन 1854 के वुड के आदेश पत्र में निहित शिक्षा संबंधी संस्थाओं से भारत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। फिर भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। ठीक है, और अतः इसके नाम से हंटर कमीशन नाम भी जाना जाता है। तो उसमें आपके टॉपिक में हंटर कमीशन भी है, तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो कि आयोग के सुझाव एवं सिफारिशें क्या थे। ठीक है, तो आयोग ने भारतीय शिक्षा के अंगों तथा क्षेत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात उनके संबंध में सुझावों और सिफारिशों को प्रस्तुत किया और प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयोग के दिए सुझावों पर चर्चा करें। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो कि जो भी समिति बना था इसमें जो फर्स्ट की प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है जनसाधारण में शिक्षा का विस्तार होना चाहिए। सेकंड की आदिवासियों और पिछड़ी जातियों में प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। थर्ड की प्राथमिक शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाए। फोर्थ की सरकार प्राथमिक विद्यालयों को पूर्ण संरक्षण प्रदान करे। यह आप जितने भी पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं अभी पढ़ूंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा है। ठीक है, आप सभी को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से लिख सकते हो। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी के अध्यक्षता में शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बस आपको अपने प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में यही सब कुछ लिखना है। ठीक है, और आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो और अपने प्रोजेक्ट फाइल को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ आप अपना जो भी प्रोजेक्ट फाइल है वो आसानी से बना सकते हैं। मुझे जितना हो सके आप सभी को मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल यानी इसे हम डेमो भी कह सकते हैं और आप अपने कॉपी में ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि इस टॉपिक पे आपको निबंध यानी लेख लिखना है, कोई PPT तैयार नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और जो इंग्लिश का शेष रह जाता है हम कल की वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल आप क्योंकि इसको आई थिंक 26 तक जमा करना है तो आप सभी के पास अभी टाइम है, तो आप अब
अपना अच्छे से फाइल बनाइए। और ये कमेंट्स आता है कि अगर हमारे कॉलेज से कोई भी इन्फो नहीं आता है तो हम क्या करें। तो गाइस, जब तक कॉलेज वाले कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तब तक आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर सकते हो।